आज आप आए, आपने टाइम स्पेयर किया, उसके लिए पूरी होल कानून गुरु फैमिली आपके लिए थैंकफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद फिरदौस जी, आपका और पूरी कानून गुरु फैमिली का, जिन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और एक कानून के विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया। बिल्कुल सर। बिफोर वी स्टार्ट अपना जो टॉपिक है उस पे डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगी सर आप अपना लिटिगेशन जर्नी है उसके बारे में बताएं, अभी तक का जो भी फिरदौस आपका सफर रहा है। जी जी फिरदौस जी, 2009 में जब मैं वकालत में आया और जिला एवं सत्र न्यायालय बनी पार्क से मैंने अपनी वकालत प्रारंभ की, 2009 से लेकर वर्तमान समय यानी लगभग 12 वर्ष के इस कालखंड में, मेरे वकालत के पीरियड में मैंने विभिन्न प्रकार के मुकदमे लड़े और हमेशा प्रयास किया कि मैं अपने पक्षकारों का माननीय न्यायालय के समक्ष ईमानदारी से पक्ष रख सकूं। मैंने अपनी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण मेहनत, पूर्ण लगन के साथ पक्ष रखने का प्रयास किया और मैं सफल रहा। निश्चित तौर पर मैंने विभिन्न प्रकरणों में निर्णय करवाए, अपने पक्षकारों के पक्ष में करवाए। इसके अतिरिक्त मैंने सरकार के भी विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण मुकदमे लड़े। इस 12 वर्ष की अवधि में अनेकों प्रकार का अनुभव मुझे न्यायालयों से भी प्राप्त हुआ, साथी अधिवक्ताओं से भी प्राप्त हुआ और मुवक्किलों से भी प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा आपका जो है सफर रहा है इस लीगल प्रोफेशन का। और डेफिनेटली आज का हमारा ये वीडियो जो है हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, जो कि मेनली फेमस है 138 के केसेस के लिए। तो सर बिफोर वी स्टार्ट मैं ये जानना चाहूंगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है और किस तरीके की जो रिलीफ जो है वो इस एक्ट के तहत हमें मिलते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का जो प्रभाव पूरे देश में आप देख रहे हैं, आज जो व्यापार का पूर्ण रूप से दृष्टिकोण चेकों पर आधारित हो चुका है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर आधारित हो चुका है। आज व्यापारी व्यापार करते समय चेकों का उपयोग करता है और जब चेक जारी करते समय उस चेक पर हस्ताक्षर करके, राशि भर के, नाम भर के जब किसी अन्य पक्षकार को देता है तो उससे पूर्ण रूप से अपेक्षा की जाती है कि वो चेक निश्चित तौर पर सफल होगा। यदि ऐसा पक्षकार, ऐसा व्यापारी, ऐसा व्यवसायी जिसने कोई चेक जारी किया और वो चेक डिसऑनर होता है, तो उसका प्रोविजन परक्राम्य लिखित अधिनियम यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138, 142 में जो प्रोविजन दिए हुए हैं, निश्चित तौर पर उन प्रोविजंस के तहत न्यायालय कार्रवाई करता है, न्यायालय सुनवाई करता है और दंड का भागी यदि होता है तो दंड दिया जाता है। समाज में जिस प्रकार की वर्तमान में भ्रांतियां 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में जो चल रही हैं, कारण न्यायालयों के द्वारा निर्णयों में देरी का होना। लोग कहते हैं साहब चेक के मुकदमे तो वर्षों तक चलते हैं, चेक के मुकदमों में कोई निपटारा नहीं होता है, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। हम ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर भारतवर्ष में ही, राजस्थान ही हम पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे, न्यायालयों में बढ़ती हुई पेंडेंसी निश्चित तौर पर डिले का एक महत्वपूर्ण कारण है। अधिवक्ता अपने पूरे प्रयास करता है कि वो अपने मुवक्किल को सही समय पर न्याय दिलावे, शीघ्रातिशीघ्र न्याय दिलावे, परंतु न्यायालयों में जिस प्रकार की न्यायिक अधिकारियों की कमी है और मुकदमों की बढ़ती हुई पेंडेंसी है, इसके कारण न्याय में देरी निश्चित तौर पर होती है। परंतु 138 के प्रकरणों में जिस प्रकार का प्रोविजन एक्ट में दिया हुआ है, सबसे पहले हम 138 क्लॉज 1 की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति जब चेक जारी करता है, चेक जारी होने की तिथि से
3 माह तक, पूर्व में यह तिथि 6 माह हुआ करती थी, लेकिन अभी सरकार ने अमेंडमेंट करके इसे 3 माह की अवधि कर दी। यानी हम कहें कि चेक की वैलिडिटी उसके जारी करने की तिथि से 3 माह तक वैध होता है। 3 माह की अवधि में चेक जिसे प्राप्त हुआ है वो व्यक्ति उस चेक को अपने खाते में लगाए, अपनी बैंक में प्रोड्यूस करे और प्रोड्यूस करके भुगतान प्राप्त करे। यदि भुगतान हो जाता है तो एक्ट का प्रोविजन खत्म, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो चेक जारी किया गया वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका। विडंबना तब आती है, समस्या तब आती है जब उस चेक का भुगतान चेक जारीकर्ता के खाते से अपर्याप्त राशि या अन्य किसी कारण से वो रुक जाता है। उस स्थिति में इस एक्ट का कार्य प्रारंभ होता है। ये पूरी व्यवस्था इस एक्ट में फिरदौस जी निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है। बिल्कुल सर, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है। तो इसमें जो जब बात चल रही है चेक की, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि चेक और प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत बार लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि ये एक ही चीज है, जबकि ये अलग अलग चीजें हैं। सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोमिसरी नोट को डिफाइन किया हुआ है और सेक्शन 6 में चेक को डिफाइन किया हुआ है। दोनों डिफरेंट चीजें, चेक इज डिफरेंट मैटर और प्रोमिसरी नोट इज डिफरेंट मैटर। एक्ट में दोनों को डिफाइन किया हुआ है, चेक को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 6 में और प्रोमिसरी नोट को सेक्शन 4 में डिफाइन किया हुआ है। तो प्रोमिसरी नोट का यूज क्या होता है, किस लिए प्रोमिसरी नोट को हम डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं? देखिए, प्रोमिसरी नोट का वर्तमान परिस्थितियों में यूज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वर्तमान में चेक्स का यूज बढ़ रहा है। हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी संव्यवहार जो हो रहे हैं, वो सब चेक के माध्यम से हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वर्तमान में चेक का महत्व ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए चेक के प्रकरण भी बढ़ रहे हैं। सही बात है। तो सर, ये जो डिसऑनर ऑफ चेक जो है, या चेक बाउंस हो गया जो रूटीन में सुनते हैं, वो क्या चीज है? क्योंकि जो इस चीज से परिचित है या जिसका चेक बाउंस हो गया, उसको इस चीज का एहसास है कि चेक बाउंस होना क्या चीज है, लेकिन जो लोग ये चीज नहीं जानते, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, न्यू सिविल इंस्टॉलमेंट एक्ट में सेक्शन 138 में चेक डिसऑनर को परिभाषित किया हुआ है कि किस प्रकार चेकों का डिसऑनर होता है। जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है और जिसके पक्ष में जारी किया है, वो व्यक्ति मैंने पूर्व में भी बताया आपको, 3 महीने के भीतर भीतर वो अपने चेक को अपनी बैंक में प्रोड्यूस करेगा और बैंक में प्रोड्यूस करने के बाद यदि चेक डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर का के कई कारण हो सकते हैं। पर्याप्त राशि का नहीं होना, जिसने चेक जारी किया उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, इस कारण भी चेक डिसऑनर हो सकता है। अन्य भी कई कारण, जैसे हस्ताक्षरों का मैच नहीं किया जाना, नाम का गलत लिखा जाना, या खाता बंद है उसके आधार पर डिसऑनर हो गया, बहुत सारे कारण उसमें लिए गए। पर सामान्यतः जो हम देखते हैं, न्यायालय में भी जो मुकदमे हमारे पास आते हैं, वो प्रकरण आते हैं पर्याप्त राशि का खाते में नहीं होना। ऐसी स्थिति में आम व्यक्ति को किसी अधिवक्ता से संपर्क करना चाहिए और एक्ट में जो प्रोविजन दिया हुआ है उस प्रोविजन की पालना करते हुए, समय सीमा की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए चेक के प्रकरण को आगे बढ़ाना चाहिए। जब चेक डिसऑनर हो जाता है उसके 1 महीने के भीतर भीतर, एक्ट में प्रोविजन है 138 में कि 30 दिवस के भीतर भीतर सूचना का नोटिस दूसरे पक्षकार को दिया जाना आवश्यक है। क्योंकि ये जो 30 दिन का समय है, यदि ये बाढ़ हो जाता है, समय बाहर हो जाता है, तो इस अवधि के लिए सेक्शन 5 लिमिटेशन भी काम नहीं आने वाला है। इसलिए हमें ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि समयावधि 30 दिन के भीतर भीतर हमें अधिवक्ता से मिलकर और चेक का नोटिस हमें दिलाना चाहिए। अधिवक्ता अपने नोटिस को जब देता है तो उसमें जिस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है उसको हम 15 दिन का समय देते हैं कि आप आइए और हमारे मुवक्किल जिनको आपने चेक दिया, वो चेक आपके अपर्याप्त निधि के कारण वो डिसऑनर हुआ, आप आइए और आकर उस राशि को हमें, हमारे मुवक्किल को दीजिए।
क्योंकि जिन लोगों संविधान संसद ने जब इस एक्ट को पारित किया तो संसद का उद्देश्य ये था कि अननेसेसरी लिटिगेशन ना बढ़े। चेक का प्रकरण, चेक डिसऑनर हुआ, उसके पश्चात भी यदि जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है वो उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में चेक जारी किया है राशि अगर 30 दिन के नोटिस के पश्चात 15 दिवस में अगर प्रदान कर देता है तो भी चेक की कार्रवाई को ड्रॉप माना जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही था कि लिटिगेशन ज्यादा नहीं बढ़े। यदि व्यक्ति 15 दिन के समयावधि के दरमियान भी आपको चेक राशि का भुगतान नहीं करता है तो कानून में आगे प्रोविजन है कि आप उस व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में 1 माह के भीतर भीतर अपना परिवाद दर्ज करा दें। अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपने 1 माह के भीतर भीतर अपना परिवाद दर्ज करा दिया, न्यायालय आपके परिवार की समीक्षा करेगा, जुरिडिक्शन देखेगा, उसके पश्चात न्यायालय आपको दूसरे पक्षकार को, एक्यूज पक्षकार को नोटिस जारी करेगा। वो एक आगे का न्यायालय का प्रोसेस हो जाता है। बिल्कुल सर। तो किस तरीके के दंड का प्रावधान इस अधिनियम में दिया गया है? यदि कोई चेक बाउंस होता है तो किस तरीके का पनिशमेंट जो है उसको मिलेगा, एक्यूज को मिलेगा? देखिए, इस एक्ट में समयावधि का लगना बहुत ज्यादा हो गया था। अभी हाल ही में 2018 में पार्लियामेंट ने एक संशोधन किया, माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय आए, सेक्शन 143 और 148 को जोड़ा और जोड़कर ये प्रोविजन किया कि कोई भी व्यक्ति जिसने चेक जारी किया है वो जब अपनी जमानत कराने के लिए आएगा तो जमानत कराते ही उसको 60 दिवस की अवधि में चेक राशि की 20% राशि परिवादी को देना होगा। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि पूर्व में जो अभियुक्त गण थे उनको लगता था कि हमें तो एक लंबा समय मिल गया और हमें पैसा देना नहीं पड़ रहा, लेकिन जब 20% राशि आपको वक्त जब आप जमानत कराएंगे तब आपको देनी होगी तो निश्चित तौर पर आप पर एक भार होगा और परिवादी को एक इंटरिम रिलीफ देने का काम होगा। इस संशोधन से चेकों के प्रकरणों में धीरे धीरे कमी आती नजर आ रही है। हम भी न्यायालय में देख रहे हैं चेकों के प्रकरण कम होने लगे हैं। जारीकर्ता ये जानता है कि जब न्यायालय में परिवाद चला जाएगा और मुझे जमानत कराने जाना पड़ेगा तो 20% राशि न्यायालय में 60 दिन के भीतर भीतर जमा करानी पड़ेगी। इन सब कारणों से वर्तमान में न्यायालयों में चेक के प्रकरणों में धीमी गति आना प्रारंभ हुआ है। तो किसी तरीके की ऐसी कोई रूलिंग है या ऐसा कोई ऑर्डर है जो कि रियायत देता हो इस 20% का जो ये अमेंडमेंट आया है उसमें, कि यदि किसी पार्टी के अगेंस्ट इस तरह का ऑर्डर हुआ है कि उसको 20% जो है डिपॉजिट करवाना होगा और वो ये क्लेम करता है कि ऐसा कुछ प्रोविजन आ जाए जो मुझे 10% डिपॉजिट करवाने के लिए बोले, ऐसा कुछ है? देखिए, या किस वो तरीके से 20% के नियम की न्यायालय पालना के होगी? डिस्कशन पर एक्ट में ही प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि न्यायालय को डिस्कशन दे दिया कि 20% तक आप जमा कराने के आदेश दे सकते हैं। न्यायालय को लगता है कि संबंधित व्यक्ति 20% जमा कराने में सक्षम नहीं है और न्यायालय की राय में 50% या 10% राशि जमा कराया जाने का आदेश दिया जाना उचित है, तो न्यायालय का विवेक अधिकार वो कर सकता है। बिल्कुल सर, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने इन चीजों को और काफी चीजें जो है क्लियर हुई हैं अभी। तो सर इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पे रहता है यूजुअली, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ का जो है सिद्धांत चलता है तो 138 के केस में जिसने चेक जारी किया बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा कि मैंने चेक नहीं जारी किया, ये साबित करे हो। एक बात। दूसरी बात, किस पर्पज से आपको चेक दिया गया वो भी एक महत्वपूर्ण रहता है। न्यायालय आपसे भी अपेक्षा करता है, क्योंकि बीच में देखने में आया कि चेकों का मिसयूज होने लगा। सिक्योरिटी पेटे दिए गए चेकों को भी लोग ये कहते हुए न्यायालय में लगाने लगे कि उधार दी गई राशि के पेटे दिए गए।
तो न्यायालय को इन सब चीजों को एविडेंस में देखना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि जिस पर्पज से चेक दिया गया क्या वही पर्पज था। यह साबित करने का भार अभियुक्त पर भी है और परिवादी पर भी है। अभियुक्त के पेटे ये कि चेक मैंने जारी नहीं किया, यह अभियुक्त के पेटे है, और मेरा पैसा मैंने उधार नहीं लिया या इस पेटे मैंने चेक नहीं दिया, यह साबित करने का भार भी है। न्यायालय एविडेंस में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। अपने जजमेंट में भी न्यायालय इन सब बातों को ध्यान में रखता है। उसके पश्चात न्यायालय अपना निर्णय पारित करता है और उसका एग्जीक्यूशन कराता है। बिल्कुल सर। तो सर जब 138 का परिवाद फाइल किया जाता है तो किस तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग की जानी चाहिए, यानी इसकी ड्राफ्टिंग में कैसे कैसे कंटेंट आने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने जरूरी होते हैं? देखिए, चेक के प्रकरण में चेक डिसऑनर ऑफ चेक, जो चेक डिसऑनर हुआ है उसको हम प्रदर्श बनाते हैं। जो बैंक से हमें स्लिप मिली है उसको प्रदर्श बनाते हैं। अधिवक्ता का नोटिस है उसको प्रदर्श बनाते हैं। डाक से जो हमने रसीदें जारी कराई है, नोटिस भेजा है, उसको प्रदर्श बनाते हैं। इन सपोर्ट ऑफ कोई डॉक्यूमेंट है तो हम उसको भी प्रदर्श बनाते हैं। इन सबको परिवाद के समय परिवाद के साथ हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ प्रदर्श बनाकर न्यायालय में पेश किया जाता है। बिल्कुल सर। सर इसमें आगे आप ये बताइए कि मुलजिम पक्ष जो है किस प्रकार से, हालांकि ये जो क्वेश्चन है वैसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगर मुलजिम पक्ष की तरफ से देखा जाए तो काफी यूजफुल है। मुलजिम पक्ष जो है किस प्रकार अपने मामले को डिले करवा सकता है 138 के केस में? ठीक है सर, रियायत में नहीं मिलती है, जो जुर्माना है वो उसे देना होगा, जो सजा है वो उसे मिलेगी मिलेगी, लेकिन वो बात आती है जब डिले करने की, तो वो किस प्रकार से करवाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पूर्व में भी कहा कि न्यायालयों में पेंडेंसी के कारण एनआई एक्ट के जो प्रकरण है उनमें समय लगता है। कोई भी अधिवक्ता, परिवादी का अधिवक्ता ये नहीं चाहता कि प्रकरण में समय लगे। अभियुक्त निश्चित तौर पर आपने कहा कि अभियुक्त चाहेगा कि समय पीरियड खींचे जिसके कारण वो अपनी व्यवस्था कर सके या उस समय को निकाल सके, पर ऐसा नहीं है। वर्तमान में जब से न्यायालय एनआई एक्ट के स्पेशल न्यायालय खुलने लगे हैं, जब से एनआई एक्ट के स्पेशल न्यायालय खुले हैं, ये सब केवल कल्पना मात्र रह गया है। अब न्यायालय स्वयं भी इस बात पर ध्यान देता है कि कोई पेंडिंग केस पुराना तो नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय लगातार अधीनस्थ न्यायालयों से रिपोर्ट लेता है कि कितने वर्ष तक के प्रकरण लंबित हैं। इस कारण अब ये संभावनाएं कम होती हुई नजर आ रही है। और वर्तमान में जिस प्रकार न्यायालयों में इन एनआई एक्ट के प्रकरणों में त्वरित न्याय की व्यवस्था की हम बात करते हैं, वो व्यवस्था सफलता की ओर है। स्पेशल कोर्ट्स जो एनआई एक्ट के खुले हैं उसके बाद निश्चित तौर पर इन प्रकरणों की सुनवाई में शीघ्रता हुई है और जल्दी निर्णय आने लगे हैं और परिवादियों को जल्दी न्याय मिलने लगा है, जिसमें अधिवक्ता समाज की भूमिका और न्याय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण देखी जा रही है। बिल्कुल सर। सर अमूमन ये देखा जाता है कि जो मुलजिम पक्ष है उनके दिमाग में एक प्रवृत्ति चलती है कि हम जो है जेल जाके आ जाएंगे और हम हमारे जुर्माने से बच जाएंगे, यानी कि जेल जाना मतलब जुर्माने से मुक्ति। तो क्या सच में ऐसा होता है? क्या किस तरीके से इसमें प्रक्रिया होती है यदि कोई मुलजिम देखिए, इस तरह से ये करना सिर्फ चाहता है? भ्रांतियां है, ये सिर्फ भ्रांतियां है। न्यायालय अपने निर्णय को एग्जीक्यूट कराने के लिए जेल भेजता है, लेकिन जेल भेजने से आप अपनी लायबिलिटी से अपनी लायबिलिटी से बच नहीं सकते। न्यायालय आपकी संपत्ति को कुर्क कराकर भी उस पैसे का भुगतान करा सकता है। इसलिए कोई भी इस गलतफहमी में नहीं रहे कि केवल जेल जाने से मेरा जो न्यायालय का निर्णय है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको आपकी संपत्ति से भुगतान करना पड़ेगा। और हम तो जिस देश में रहते हैं यहाँ तो पौराणिक परंपराएं भी है, कर्जा तो अदा करना ही पड़ेगा भैया। इसलिए निश्चित तौर पर जिनके भी एनआई एक्ट के प्रकरण न्यायालयों में चल रहे हैं वो निसंदेह है उनको न्याय मिलेगा। समय लगना लाजमी है, लेकिन न्याय मिलना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में
शीघ्र न्याय की अवधारणा जो माननीय उच्चतम न्यायालय की, माननीय उच्च न्यायालय की और सरकार की है, अधिवक्ता समाज उसकी ओर गतिशील है। शीघ्र न्याय सबको मिले, इस ओर हम सब मिलकर काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने आज मुझे बुलाया, इस विषय पर मेरे को चर्चा करने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर, इसमें लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगी, कानून गुरुज के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है या क्या सोचते हैं आप कानून गुरुज या कानून गुरुज की तरह से जो भी और प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में? देखिए, गुरु कोई भी हो, चाहे कानून का गुरु हो चाहे व्यक्ति का गुरु हो, गुरु का अपना एक महत्व होता है, पर गुरु उस महत्व को कायम रखे। आप लोगों को हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे इन वार्तालाप के माध्यम से लोगों को कितना आप लाभ पहुंचा पाएंगे, लोगों तक इस मैसेज को कितना आप पहुंचा पाएंगे, वही कानून गुरु का महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। बहुत बहुत कानून गुरु परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकार के विभिन्न विषयों पर मेरे से भी और अन्य अधिवक्ताओं से भी परिचर्चा करते रहते हैं, और उस परिचर्चा का लाभ आम व्यक्ति को मिले, इस देश के नागरिक को मिले। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।